आज मैं तुमको बैक स्टोरी बताने वाला हूँ उस बंदे की जिस बंदे ने मुजांग की फाड़ के हाथ में दे दी थी, जिस बंदे ने मुजांग को मजबूर कर दिया था खुद को 1800 पीसेस में ब्लास्ट करवा ले, द गोट योरुइची। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि मैंने भी डीमन स्लेयर सीजन 4 तक ही देखा है, तो भाई स्पॉइलर अलर्ट तो कुछ भी नहीं है, स्पॉइलर तो कुछ भी नहीं है, तो चिल करो, लेट्स बिगिन। तो ये कहानी तब की जब सेंगोकू रहता, तब एक लेडी जिसका नाम अकिनो सुगिकोनी था, वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब जो जुड़वा में पहले की बात आता है वो वाला, उसके फोरहेड पे एक मार्क था, तो उसके पिताजी को वो मार्क पसंद नहीं आता है, उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन अकिनो सुगिकामा लेडी उससे फाइट करती है, उसको चिल्लाती है, झगड़ा करती है। वैसे तो वो बहुत शांत लेडी थी, लेकिन उसके बच्चे को बचाने के लिए दीदी ने झगड़ा किया अपने पति से, और उसका अरेंजमेंट ये निकला कि 10 साल का होते ही वो छोटा बच्चा टेंपल में चला जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए, वो घर में नहीं रहेगा। और फिर बड़ा बच्चा था, उसका नाम था मिचिकात्सु, उसका बाप भी रखता है, उसका बड़े बच्चे का नाम रखता है उसका बाप, और नाम रखता है मिचिकात्सु, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन पाए। छोटे बच्चे का नाम उसकी माँ ही रखती है, उसकी माँ रखती है योरुइची, इसलिए ताकि उसकी माँ चाहती है लोगों को समझे, लोगों के इमोशन को समझे, लोगों के रिश्ते को ज्यादा वैल्यू दे, इसलिए उसकी माँ उसका नाम रखती है योरुइची द गोड। और मिचिकात्सु और योरुइची दोनों की परवरिश पालन पोषण बहुत डिफरेंट वे में हुआ। तो मिचिकात्सु को भाई सब कुछ मिलता था, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मतलब बड़ा कमरा, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ, लेकिन योरुइची को खराब कपड़े, खराब खाना और छोटा सा कमरा, मतलब 3 टाटा में, इतना छोटा 3 टाटा में मतलब 16 स्क्वायर फीट, सॉरी 16 स्क्वायर फीट, नॉट 16 स्क्वायर फीट, और टाटा में मतलब मालूम नहीं तो तुमको ये मतलब बहुत छोटा कमरा था योरुइची का। जब योरुइची 2 साल का था, उसके बाप ने उसे कह दिया था कि तू एक अनवांटेड और अनलक्की चाइल्ड है। ये सुन के योरुइची ने अपनी सांसें रोक ली थी, वो अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने एक भी वर्ड नहीं बोला जब से वो पैदा हुआ। तो उसकी माँ को लगता था कि वो डेफ है, मतलब उसे कम सुनाई देता या फिर बहरा है। मिचिकात्सु को भी लगता था कि योरुइची डेफ है, क्योंकि उसने एक भी वर्ड स्पोक नहीं किया था, मतलब बोला ही नहीं था जब से वो पैदा हुआ था, और या फिर बहरा है या फिर थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ। तो एक दिन उसकी माँ को लगता है कि योरुइची बहरा है, तो उसके लिए वो अपने हाथों से हानाफुड़ा इयररिंग्स क्रिएट करके योरुइची के कान में पहनने कहती है, ताकि योरुइची के कान ठीक हो जाए। मतलब ऐसे ही कुछ तो सन गॉड की तरफ से कुछ तो अच्छा सा मतलब संकेत, ऐसा कुछ तो आप कह सकते हैं। और तब लेकिन तभी योरुइची बोल पड़ता है, उसकी माँ को पता चलता है कि योरुइची डेफ नहीं है, मतलब योरुइची बहरा नहीं, उसे सुनाई देता है। वो क्यों चुप था उसकी माँ लगी समझ जाती है, मतलब इमीडिएटली उसकी माँ को समझ आता था कि योरुइची चुप क्यों था। बेसिकली योरुइची की माँ और योरुइची के पति के बीच में बहुत सारे झगड़े होते थे, ताकि उसके पति इन दोनों बच्चों के बीच में बहुत सारे भेदभाव करते, इसलिए उन दोनों के झगड़े होते थे। तो ये झगड़े रोकने के लिए योरुइची चुप बैठता था, कुछ बोलता ही नहीं था, अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाना चाहता था। तो मिचिकात्सु भी योरुइची से मिलने आते रहता था, लेकिन उसके बाप से छुपते छुपे, अगर उसका बाप देखता तो उसकी पट्टा निकल के पट पट साले कुतरे मतलब उसको लिटरली भाई मारता था कि उससे मिलने मत जा, उससे दूर रखना चाहता था, उससे घुलने मिलने नहीं देना चाहता था। एक दिन ऐसे ही मिचिकात्सु योरुइची से मिलने आता है और उसे एक फ्लूट देता है, फ्लूट मतलब बांसुरी अपने हाथों से बनाई हुई योरुइची को देता है। योरुइची वो बांसुरी लेके भाई बहुत खुश हो जाता है, और फिर मिचिकात्सु चला जाता है अपने ट्रेनिंग के लिए। तो फिर योरुइची भी ट्रेनिंग के लिए उसके पीछे मतलब योरुइची उसे देखने के लिए पीछे जाता है। योरुइची वहाँ पे खड़ा क्योंकि रुकता है और बात करता है, फिर उसे पता चला योरुइची डेफ नहीं है भाई। और फिर वहाँ पे एक दिन ऐसे उसके मास्टर के साथ मिचिकात्सु ट्रेनिंग कर रहा था, योरुइची वहाँ पे खड़े उन दोनों को देखते रहता है। तो फिर उसका मास्टर कहता है योरुइची को, भाई तू भी ये बैम्बू की स्टिक ले ले, और बेसिक बताता है और पोजीशन बताता है और खड़े हो जा बोलता है योरुइची को। फिर योरुइची उस मास्टर के साथ खड़ा होता है, योरुइची भाई आउट ऑफ नो इस मास्टर को 2 या 3 सेकंड में नॉकआउट कर देता है। भाई योरुइची रॉक्ड, मिचिकात्सु शॉक। मिचिकात्सु सोचता है इसने कभी ना ट्रेनिंग की ना कभी कुछ, और इसने भाई पहले दिन अपने मास्टर को 2-3 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। मिचिकात्सु तो इसने ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो कभी ये कर नहीं पाया। तो फिर वो मिचिकात्सु योरुइची को पूछते रहता है कि तूने कैसे किया। फिर योरुइची उसे बताता है सही बॉडी पोजीशन, सही फिजिक्स, सही मसल, सही ब्रीदिंग रखे तो ये हो सकता है। और यही फिर मिचिकात्सु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि योरुइची ने कर दिया, लेकिन योरुइची के पास और एक पावर थी जो योरुइची मिचिकात्सु को बताता है कि वो हर एक चीज के ट्रांसपेरेंट देखता था, मतलब आर पार देख सकता था योरुइची हर एक चीज को, मतलब डीमन स्लेयर में से कहते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। योरुइची को इतना पावरफुल देख मिचिकात्सु की बहुत गंदी वाली जली, वो सोचने लगा कि उसका पिताजी उसे कहीं पे टेंपल में ना भेजने, कहीं उसको खुद को प्रिंस बनना पड़े और योरुइची को अपना वारिसदार बना ले। ऐसे ही सोचते सोचते रात के 3 बज जाते हैं और मिचिकात्सु के कमरे भर आता है योरुइची कहता है उसके बीमारी की वजह से, मतलब बीमारी तो नहीं, उसको यहाँ पे तब तक पता नहीं था कि उसकी माँ को बीमारी है। योरुइची कहता है उसकी माँ नहीं रही, और अगले ही दिन भाई वो टेंपल मतलब अपना घर छोड़ के प्रिंस बनने के लिए टेंपल में जाने वाला था। और जाने से पहले योरुइची मिचिकात्सु के पास आता है उसके फाइनल गुड बाय कहने को, और जो फ्लूट मिचिकात्सु ने योरुइची को दी थी वो ऐसे संभाल के रखता है जैसे कि वो ट्रेजर है। मिचिकात्सु सोचता है ये तो बेकार चीज है, और फिर योरुइची वहां से अपना घर छोड़ के चला जाता है। योरुइची कहता तो है कि वो प्रिंस बनने के लिए जा रहा है टेंपल में, लेकिन वो जाता है ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, आसमान, ये हवा, इस नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए योरुइची उस घर से निकल पड़ता है। लेकिन तभी
मिचिकात्सु उसकी माँ के कमरे में जाता है और उसकी माँ की डायरी पढ़ता है। उसकी माँ की डायरी में उसे ये बात पता चलती है कि उसकी माँ को एक बीमारी थी लेफ्ट साइड से, और यूरिची उसके माँ के लेफ्ट साइड में हमेशा चिपका रहता था उसकी माँ को सपोर्ट करने के लिए। मिचिकात्सु ये देख के भी जलता है और मिचिकात्सु सोचता है कि उसकी बीमारी के बारे में ना अकीनो के पति को ना मिचिकात्सु किसको ही पता नहीं था, सिर्फ योरोइची को पता था उस बीमारी के बारे में। इसीलिए उसकी माँ के लेफ्ट साइड में हमेशा वो चिपका रहता है उसकी माँ को सपोर्ट करने के लिए। उसकी माँ को लेफ्ट साइड में काइंड ऑफ पैरालिसिस या फिर उसके हड्डियां सही से जुड़ी हुई नहीं थी, ऐसा कुछ तो बीमारी था। योरोइची ऐसे ही चलते चलते अपने घर से बहुत दूर आ जाता है और फिर वो खेत में खड़ी हुई एक लड़की को बकेट लेके हुए भरी धूप में देखता है और योरोइची पूछता है उससे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लड़की कहती है मैं यहाँ पे टैडपोल पकड़ रही हूँ। तो योरोइची कहता है क्यों पकड़ रही हो? तो फिर लड़की बताती है कि उसकी फैमिली पूरी एक बीमारी के कारण पूरी फैमिली उसकी मारी गई, तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं वो टैडपोल लेके अपने घर पे लेके जाऊंगी। और फिर काइंड ऑफ उसे लगेगा कि वो अकेली नहीं है। तो फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वो लड़की और टैडपोल्स को फ्री कर देती है। फिर योरोइची पूछता है तू इन टैडपोल्स को फ्री क्यों कर दिया? उसे तो ले जाने वाली थी। तो फिर वो लड़की कहती है कि इनका भी तो कोई फैमिली होगा, इनका तो कोई परिवार होगा, मैं इनसे कैसे इनको दूर कर सकती हूँ, मैं इनको कैसे अलग कर सकती हूँ? तो फिर योरोइची कहता है फिर चल तू मेरे साथ में आएगी। तो फिर वो लड़की कहती है ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही आगे चलते रहे। उस लड़की का नाम था यूटा। तो ऐसे ही योरोइची और यूटा 10 साल तक अपने साथ रहते हैं। 10वें साल में योरोइची यूटा से शादी भी कर लेता है। यूटा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी का यूटा का योरोइची जाता है मिडवाइफ लाने। मिडवाइफ मतलब जो लेडी जो हेल्प करती है प्रेगनेंसी में, वो लेडी को लाने जाता है फटाक से। लेकिन उसके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है, उसकी हेल्प करता है। ऐसे हेल्प करते करते रात हो जाती है। फिर वो योरोइची सोचता है मैं मिडवाइफ लाने सुबह ही जाऊंगा। वो भागते हुए घर पे आता है और योरोइची देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के अंदर का बच्चा दोनों के दोनों एक डीमन के द्वारा मारे गए। योरोइची भाई इतना डिप्रेस हो जाता है कि उन दोनों की लाश को पकड़ते हुए 10 दिन तक भाई रोते ही रहता है वो। तो 10वें दिन उसके घर के सामने से जब एक डीमन से जाता है तो वो डीमन से योरोइची से कहता है कि तुम इन्हें दफना दो, इनकी भी शांति, इनकी भी आत्मा को शांति मिल जाए। योरोइची समझ जाता है और उसका कहना मान लेता है। फिर योरोइची कहता है कि तुम क्या करते हो? फिर वो डीमन स्लेयर कहता है कि तुम भी एक डीमन स्लेयर बन जाओ, डीमंस को मारो और इस वर्ल्ड में पीस लाओ। तो योरोइची उस डीमन स्लेयर से पूछता है तुम लोग ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर रहे हो क्या? फिर वो डीमन स्लेयर कहता है आए ये क्या होता है? तो फिर वो योरोइची उसे ब्रीदिंग स्टाइल सिखाता है। सम ब्रीदिंग क्या होता है वो सब डीमन स्लेयर को सिखाने लगता है। लेकिन सम ब्रीदिंग सीखना सबके बस की बात नहीं। तो डीमन स्लेयर्स अपने अपने सम ब्रीदिंग मतलब सम ब्रीदिंग का फॉर्म क्रिएट करने लगे। ऐसे 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स उन्होंने क्रिएट करी क्योंकि वो सम ब्रीदिंग नहीं सीख पा रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन मिचिकात्सु एक क्लान पे एक डीमन अटैक कर देता है और डीमन पूरा क्लान सपाचट कर देता है और सिर्फ मिचिकात्सु पे अटैक करने वाला होता है कि वहां पे योरोइची आके उस डीमन का गर्दन काट के उसके हाथ में देता है और जा तू ले जा ऐसे कह के मतलब चला जाता है। ये देख के भाई मिचिकात्सु सोच रहा था कि भाई ये मर गया होगा, अब तक जिंदा कैसे? और ये भाई इतना पावरफुल, इससे भी पावरफुल बन चुका है। तो सिर्फ मिचिकात्सु की तरफ बहुत गंदी वाली जलती है और वो सिर्फ सोचते रहता है कि योरोइची इतना पावरफुल कैसे बन गया। योरोइची को इतना पावरफुल देख मिचिकात्सु भी सोचता है अगर वो प्रैक्टिस करेगा डे बाय डे तो फिर वो भी योरोइची की इतना पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए ये सोच के अपनी फैमिली सब छोड़ के योरोइची के पास आता है और कहता है उसे भी डीमन स्लेयर बनना है। मिचिकात्सु की भाई फैमिली थी, उसकी शादी भी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो पावरफुल बनने के लिए डीमन स्लेयर बनना चूज करता है, उन सबको छोड़ देता है। मिचिकात्सु भी प्रैक्टिस करके भाई डीमन स्लेयर बन जाता है। वो अपना मार्क भी अनलॉक कर देता है। लेकिन उस मार्क से रिलेटेड एक नेगेटिव बात भी मार्केट में चल रही थी कि जिसके पास भी वो मार के भाई वो 25 ईयर से ज्यादा नहीं जी सकता। लेकिन मिचिकात्सु को मरना नहीं था। फिर मुजान से हाथ मिला लेता है और डीमन बन जाता है। फिर मिचिकात्सु का डीमन बनने के बाद नाम हो जाता है कोकोशिबो। मिचिकात्सु सम ब्रीदिंग सीख नहीं पा रहा था तो उसने खुद की एक नई ब्रीदिंग निकाली, उसे कहते हैं मून ब्रीदिंग। ऐसे ही एक दिन चलते चलते योरोइची की मुलाकात हो जाती है द डीमन किंग द माइकल जैक्सन मुजान के वत्सुजे। योरोइची मुजान से कहता है कि उससे लड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है तो चला जा। लेकिन योरोइची अपने पावर से समझ गया था कि मुजान ही है भाई जो सब डीमन क्रिएट कर रहा है, उसका जन्म ही इसके लिए हुआ है ताकि वो मुजान को मार पाए। तो फिर क्या फाइट शुरू होती है और योरोइची अपने 12th फॉर्म्स ऑफ सम ब्रीदिंग के लिए मुजान की फाड़ के हाथ में देता है, उसकी मुंडी तक उसके सब वाइटर पॉइंट कट कर देता है, उसकी मुंडी तक भाई गिर रही थी, मतलब बस सहारा दे रहा था, ऐसा बेल्ट कैसा पैंट से लगाता है ऐसा, मतलब सहारा दे रहा था अपनी मुंडी को बचाने के लिए। इतना गंदा उसको पेल दिया था। मुजान को पता चल गया था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है और उसको मारने वाली है। तभी मुजान अपने आपको 1800 पीसेस में ब्लास्ट करवा लेता है, भागने की कोशिश करता है। योरोइची उसका एंटीसिपेशन नहीं कर पाए और लेकिन तभी 1-2 सेकंड बाद 60 योरोइची अपनी सम ब्रीदिंग यूज करके 1500 पीसेस कट कर देते, लेकिन 300 पीसेस के साथ मुजान भाग जाता है। मुजान को भाई योरोइची ने इतना ज्यादा गंदा कट कर दिया था कि भाई वो खुद रिजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। और कहते हैं कि भाई योरोइची पे अब जो जहाँ पे योरोइची ने मुजान को मारा था वहां पे भी अभी तक उसके घाव है, भरे नहीं है, ऐसे कहते हैं भाई। उन दिनों लेडी तमाया भी मुजान के साथ थी, लेकिन मुजान के साथ रहना लेडी तमाया को पसंद नहीं था। मुजान उन पर पूरा कंट्रोल दिखाता था, लेकिन योरोइची को पता चल गया था कि लेडी तमाया एक अच्छी लेडी है, तो फिर उन्हें जाने देता है। लेकिन वहाँ पे कुछ डिमंस आ जाते हैं और लेडी तमाया को भागते हुए मुजान को भी भागते हुए देख लेते हैं। योरोइची पे दाग लगाते हैं कि तूने मुजान को छोड़ दिया, तूने तेरा भाई डीमन बन गया, तू लेडी तमाया को छोड़ दिया, ऐसे 3 दाग लगते हैं। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि तू खुद सुसाइड कर ले। लेकिन जब उस टाइम का जो हेड था डीमन स्लेयर का, लेकिन तब का उबुयाशी हेड था, वो कहता है इसे सिर्फ डीमन स्लेयर कोर से निकाल दो, बाकी सिर्फ इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डीमन स्लेयर कोर से निकालने के बाद योरोइची वहां पे जाता है जहाँ पे वो उसके पहले यूटा और योरोइची रहते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पे अपनी नई
फैमिली रह रही थी, वो फैमिली थी कमाडो फैमिली। वहाँ पे अब एक नया कपल रहता जिनका नाम था सुयाको सुमियोशी। सुयाको 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इस बार मिडवाइफ लाने का काम योरोइची को सौंपा जाता है। योरोइची इस बार फट से मिडवाइफ लेके आता है और सुयाको को एक लड़की होती है। योरोइची इस बात से बहुत अपसेट थी कि उसने मुजांग को जाने दिया, मुजांग को मार नहीं पाए, और इस बात से बहुत अपसेट, लेकिन उनको कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि उसने एक फैमिली, एक कपल को बचा लिया, उनको एक बच्ची हुई। ऐसे ही कुछ दिनों बाद योरोइची कमाडो फैमिली के साथ मिलने आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब योरोइची बैठे हुए थे तो वो बच्ची योरोइची की गोद में आते खेलने लगती है, लेकिन योरोइची को इतना अच्छा फील होता है कि भाई वो रोने लगता है। योरोइची को बेस्ट फीलिंग मिलती है और ऐसे वो कमाडो फैमिली के साथ आते मिलते रहते हैं। लेकिन एक दिन सुयाको से कहती थी कि आपने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन योरोइची उनको दिखा भी देता था उनकी ब्रीदिंग स्टाइल वो, लेकिन ऐसा लगता था कि भाई कोई ह्यूमन है ही नहीं, ऐसा लगता है कोई स्पिरिट है और डांस कर रही है। सुमोयोशी उसको पूरे डांस में याद रखता है और उस डांस का नाम है हिनोकामी कागुरा। ये सुमोयोशी के वर्ड थे कि उन्हें ऐसा लगता था कोई स्पिरिट है और डांस कर रही है, लेकिन योरोइची से कहते हैं कि वो पूरे ऐसे सम ब्रीदिंग को ऐसे ही याद रखेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सम ब्रीदिंग अपने जनरेशन में पास करते रहेंगे ताकि वो कभी खत्म ना हो। तो ऐसे ही एक दिन योरोइची सुमोयोशी के पास आता है और कहते हैं कि ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं आऊंगा, और अपने हानाफुड़ा इयररिंग भी उन्हें दे देता है। सुमोयोशी कहता है ये भी उन्हें हिनोकामी कागुरा के साथ आगे आगे जनरेशन में बढ़ाते रहेंगे। ऐसे कहकर योरोइची चले जाते हैं वहां से। ऐसे ही भाई टाइम बीतता है और योरोइची 80+ ईयर ओल्ड हो जाते हैं। फिर ऐसे ही योरोइची एक दिन जा रहे थे, उनके सामने आ जाता है कोकोशिबा। अपने भाई को डीमन बनता हुआ देख योरोइची को बहुत बुरा लगता है। वो अपना एक अटैक करते हैं कोकोशिबा पे। अटैक कोई जवाब नहीं देता कोकोशिबा, लेकिन वो सोचता है कि अभी तक जिंदा ये तो मार्ग से भी नहीं मारा, भाई हमेशा ऐसे एक चोजन वन बंदा था। लेकिन तभी योरोइची अटैक करते संग अपनी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और उनकी वहीं पे डेथ होता है। लेकिन कोकोशिबा गुस्से में जलन की फिक्र से मृत योरोइची के सर पे अटैक करते हैं और जो बांस उन्होंने दी थी उसमें जो फ्लूट थी वो भी टूट जाती है कोकोशिबा के अटैक से। अभी तक भाई उन्होंने अभी तक संभाल के रखती थी और उसी बांसुरी के टूटने के संग कोकोशिबा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। योरोइची 18+ ईयर ओल्ड थे, लेकिन भाई उनकी स्पीड में, उनकी स्ट्रेंथ में उनके कुछ भी कमी नहीं आई थी, जैसे पहले थे वैसे ही थे। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उसने कोकोशिबा एक अटैक में नॉक कर दिया था, दूसरा अटैक करते तो भाई शायद कोकोशिबा भी मर जाता, लेकिन भाई वो हमेशा लेजेंडरी एकदम पोजीशन में मरते भाई, उनको डेथ भी बहुत बढ़िया मिलते है। इससे भी कोकोशिबा की जल गई। योरोइची की माँ हमेशा से चाहती थी कि योरोइची एक समझदार आदमी बने और रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे, और भाई योरोइची ने हमेशा अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दिया। उसने जो फ्लूट तो कोकोशिबा ने उसको जो बचपन में था तब दी थी, अब तक संभाल के रखी। जो उसका किमोनो था, मतलब उसका बैग था, उसकी यूटा के किमोनो से बना हुआ था, मतलब इतना रिस्पेक्ट करता था अपने रिश्तों को। तो यहीं पे द गोट योरोइची की कहानी खत्म होती है और उसकी डेथ भी यहीं पे हो जाती है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।